इस खास वन ऑन वन कोचिंग सेशन में स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसका सामना हर टॉप एग्जीक्यूटिव को कभी ना कभी करना ही पड़ता है। एक गहरा, झकझोर देने वाला ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस। सच कहूं तो टीम का रीस्ट्रक्चर करना हो या अपने किसी फेवरेट प्रोजेक्ट को बंद करना, ये किसी युद्ध से कम नहीं लगता। आज हम कुछ प्राचीन ज्ञान और रणनीतियों का इस्तेमाल करके मॉडर्न बोर्ड रूम के इन भारी भरकम संकटों को सुलझाने का तरीका डिकोड करेंगे। शुरुआत एक बहुत ही चुभने वाले सवाल से करते हैं। एक लीडर तब कैसे लीड करता है जब हर स्ट्रेटेजिक फैसला एक धोखे जैसा लगे। सोचकर देखिए, जब अपनी ही खरोंच से बनाई गई अपनी सबसे चहीती टीम का पुनर्गठन करना पड़े तो ऐसा लगता है ना जैसे हम अपनों को ही धोखा दे रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी मजबूत से मजबूत लीडर को एकदम शून्य कर सकती है। लेकिन यकीन मानिए, ये भावनाएं बिल्कुल जायज हैं। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी नैतिक दुविधा है। तो चलिए अब इस बात की गहराई में चलते हैं। असल में बिजनेस का हर बड़ा टकराव एक दोहरी लड़ाई होता है। एक तरफ है हमारा कुरुक्षेत्र, यानी बाहर का कॉम्पिटिटिव मार्केट, जहां हमें मार्केट शेयर, प्रतिद्वंदी कंपनियों और प्रॉफिट मार्जिन से जंग लड़नी है। और दूसरी तरफ है हमारा धर्म क्षेत्र, जो कंपनी के कोर वैल्यूज और एक लीडर के अपने अंदर का एथिकल संघर्ष है। महाभारत का युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र की जमीन पर नहीं लड़ा गया था, वो एक धर्म क्षेत्र भी था। ठीक वैसे ही एक कंपनी का संकट सिर्फ बाहरी बाजार तक सीमित नहीं होता। उसकी असली लड़ाई एक लीडर के सिद्धांतों और उसकी अंतरात्मा के भीतर लड़ी जाती है। अक्सर होता क्या है कि इस संकट के समय बड़े बड़े लीडर्स भी राजा धृतराष्ट्र की तरह अंधे हो जाते हैं। उन्हें सच्चाई पता होती है, लेकिन अपने पर्सनल अटैचमेंट या कह लें मोह के कारण वो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी बनाई पुरानी प्रणालियों या पुराने टीम मेंबर्स से इतना ज्यादा जुड़ाव हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव डेटा और सामने दिख रहा नुकसान सब धुंधला हो जाता है। और यही धृतराष्ट्र वाला अंधापन एक लीडर को कड़े फैसले लेने से रोकता है, क्योंकि मोह उस सच्चाई पर पर्दा डाल देता है जो कंपनी के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। तो इन स्थितियों से कैसे निपटें? हमारा पहला कदम है फेज 1, ऑब्जेक्टिव रिस्क असेसमेंट, यानी बोर्डरूम का निष्पक्ष आकलन। इस प्राचीन ग्रंथ में एक बहुत ही कमाल की बात है कि युद्ध शुरू होने से ठीक पहले दुर्योधन ने बेहद ऑब्जेक्टिव तरीके से अपने दुश्मनों की ताकत और अपनी खुद की कैपेबिलिटीज का असेसमेंट किया था। उसने एक एक योद्धा की खूबियों का बिना किसी इमोशन के एनालिसिस किया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि किसी भी बड़े ट्रांजिशन से पहले एक लीडर को अपने कॉम्पिटिटर्स की ताकत और अपने खुद के रिसोर्सेज का पूरी तरह से ऑडिट करना ही चाहिए। हर ताकत, हर कमजोरी का आकलन बिल्कुल निष्पक्ष होकर होना चाहिए। इसके बाद आता है फेज 2, बिल्डिंग टीम कॉन्फिडेंस, या यूं कहें मॉडर्न शंखनाद। पुराने जमाने में युद्ध के मैदान में योद्धा अपनी मौजूदगी और तैयारी दिखाने के लिए अपने खास शंख बजाते थे। आज के मॉडर्न लीडरशिप में यह शंखनाद एकदम क्लियर कम्युनिकेशन का प्रतीक है। अगर हमें अपनी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो अपने इरादे बिल्कुल साफ तौर पर घोषित करने होंगे। हर टीम मेंबर के लिए उनका अपना एक अलग मोटिवेशन सेट करना होगा और स्टेक होल्डर्स के सामने पूरा कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करना होगा। जब आपका इंटेंट साफ होता है तभी टीम एक मजबूत यूनिट की तरह काम करती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी होती है। फेज 3, साइकोलॉजिकल बैरियर, यानी एग्जीक्यूटिव बर्नआउट। और ये हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे महान योद्धा अर्जुन शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गए थे। अर्जुन ने जब अपनों को सामने देखा तो उन्होंने कहा कि उनके अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है और उनका गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है। ये आज के मॉडर्न लीडर्स के एग्जीक्यूटिव बर्नआउट और डिसीजन पैरालिसिस का एकदम सटीक उदाहरण है। जब स्टेक इतने हाई हों तो शरीर और दिमाग दोनों ऐसे ही जवाब देने लगते हैं। अर्जुन का वो डर कि वो अपने ही परिवार को खत्म कर देंगे, ये आज के एक मैनेजर की उस हिचकिचाहट से बिल्कुल मेल खाता है जब उसे ले ऑफ करने पड़ते हैं या अपनी ही बनाई टीम को तोड़ना पड़ता है। कंपनी के कल्चर के खत्म होने का डर, मेंटर्स को खोने का डर, फिजिकल एग्जॉशन और सही डिसीजन न ले पाना, ये सब इसी साइकोलॉजिकल बैरियर के मॉडर्न रूप हैं। ऐसे मोड़ पर आकर जीतने का ख्याल भी एक भ्रम सा लगने लगता है। क्या उस जीत की कोई कीमत है अगर उसके लिए अपने ही लोगों को तबाह करना पड़े? ये एक बहुत ही रियल मॉरल डिलेमा है। अगर मार्केट शेयर जीतने के लिए एक लीडर को अपनी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी और कोर वैल्यू से समझौता करना पड़े तो वो जीत एकदम खोखली महसूस होती है। इस दुविधा को महसूस करना गलत नहीं है, बल्कि ये एक सेंसिटिव लीडर होने की निशानी है। और यहीं पर काम आती है हमारी सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट टेक्निक, फेज 4,
द स्ट्रैटेजिक पॉज, यानी बीच का रास्ता खोजना। अब जो बात यहां सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि संकट के बिल्कुल बीचों बीच नायक क्या करता है। वो तुरंत हमला नहीं करता। वो कहता है, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें। वो जानबूझकर उस ऑपरेशनल शोर शराबे से बाहर निकलता है ताकि उसे एक मैक्रो पर्सपेक्टिव मिल सके। यही एक लीडर का स्ट्रेटेजिक पॉज है। एक्शन लेने से पहले एक कदम पीछे हटना और पूरी स्थिति को बिना किसी बायस के देखना। वर्कप्लेस की टेंशन को सुलझाने और अपनी हिचकिचाहट को क्लियर स्ट्रेटेजिक एक्शन में बदलने के लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। पहला, रोजमर्रा के ऑपरेशनल शोर और अराजकता से बाहर निकले। दूसरा, बिना किसी पूर्वाग्रह के दोनों पक्षों की मांगों को ऑब्जर्व करें। और तीसरा, जब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाए तो अपने एक्शंस को कंपनी के कोर वैल्यूज के साथ अलाइन करें। अब आते हैं उस प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पर जिसे हम तुरंत बोर्डरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं। फेज 5, द डिसीजन मैट्रिक्स, ड्यूटी और इमोशन के बीच का बैलेंस। जब हमारे कोर वैल्यूज और प्रोफेशनल ड्यूटी आपस में टकराते हैं तो ये डिसीजन मैट्रिक्स रिस्क कैलकुलेट करने में बहुत काम आती है। इसमें हम देखते हैं कि किसी इंसान या प्रोजेक्ट के प्रति हमारा पर्सनल अटैचमेंट कितना है, हाई या लो, और उसकी स्ट्रेटेजिक ज़रूरत कितनी है। इस ऑब्जेक्टिव ढांचे से फैसले लेने पर भावनाएं हावी नहीं होती और कंपनी के असली हिट सुरक्षित रहते हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि एक लीडर को अपने फैसले लेने का नजरिया बदलना होगा। पर्सनल अटैचमेंट यानी मोह से फैसले लेने के बजाय हमें एक ऑब्जेक्टिव प्रोफेशनल ड्यूटी यानी धर्म के आधार पर ऑपरेट करना सीखना होगा। ये शिफ्ट बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए यही इकलौता सही रास्ता है। इस तरह के भारी प्रेशर वाले रीस्ट्रक्चरिंग के दौरान इमोशनल तौर पर स्टेबल रहने के लिए कुछ आदतें डालनी जरूरी हैं। पहला, हमेशा निष्पक्ष और ऑब्जेक्टिव सलाह लें। दूसरा, अपने अंदर के बायस और मोह के लक्षणों को पहचानें। और सबसे जरूरी काम, रोल को इंसान से अलग करके देखें। जब किसी रोल की जरूरत खत्म हो जाती है तो उसे पर्सनल मत लें, ये बस एक स्ट्रैटेजिक बदलाव है। इस पूरे कोचिंग सेशन को हम एक बहुत ही गहरे और प्रोवोकेटिव विचार के साथ खत्म करेंगे। सोच कर देखिए, अगर एक लीडर मुश्किल फैसले लेने से इनकार कर देता है तो क्या वो सच में कंपनी को बचा रहा है या फिर सिर्फ खुद को एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचा रहा है? अपनी हिचकिचाहट का सामना करना और एक डिसाइसिव लीडर के तौर पर आगे आना ही असली सफलता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।